नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 3 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। यहाँ पर अंत में पेड यूज़र्स के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्विजेस भी होंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि ये आर्टिकल किस बारे में है और ये जो हेडलाइन है वो क्या बताना चाह रही है। उसके बाद में अंत में हम बात करेंगे इसके टोन की भी, और आप उससे पहले अपने मन में रखें, आप सोचें खुद से कि क्या टोन इसकी हो सकती है। तो सेफ गार्ड अंडरमाइंड का मतलब क्या है? सेफ गार्ड का मतलब है जो सुरक्षा है उसको कहते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, तो ये वीकन करने का सिनोनिम है। ठीक है, वीकन का सिनोनिम है। डिबिलिटेट भी एक वर्ड होता है, उसका भी सिनोनिम कह सकते हो। तो सेफ गार्ड अंडरमाइन, सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया गया है। ये किसके कारण ये हेडलाइन बनी? तो देखिए, दिल्ली सरकार के लिए ये पूरा आर्टिकल दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने, जब पहले आपको पता है कि कन्हैया कुमार और उनके गैंग के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग इनको नाम दिया गया और ये मतलब इन पर सेडिशन के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद में दिल्ली सरकार ने अनुमति दी नहीं थी इन पर चार्जेस लगाने की, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी यहाँ पे एक दाव खेला है और कोशिश करी है कि जिस प्रकार से राष्ट्रवादी मुद्दों का सहारा लेकर बीजेपी हमेशा एडवांटेज लेती रही है, वैसे ही राष्ट्र के नाम पर ये मुद्दा जो है यहाँ पर कैश करने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने भी मतलब एक मंजूरी दे दी है अब इनको, और कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ यहाँ पे सेडिशन के चार्जेस के लिए केस चलाने की मंजूरी यहाँ पे दे दी है। उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सेफ गार्ड अंडरमाइन का मतलब सुरक्षा जो है वो कमज़ोर कर दी गई है। जो सुरक्षा बरतनी चाहिए थी दिल्ली सरकार को, जो यहाँ पे सुरक्षा कवच था ठीक है, अब तक उसको कमज़ोर कर दिया गया है। अब पूरा जो आर्टिकल है वो आपको समझ में आएगा पूरा पढ़ने से। तो हम बात करते हैं नीचे की लाइंस के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट्स पॉलिसी, दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, तो यहाँ तक पॉलिसी डिसीजन तक पूरा पढ़िए। दिल्ली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डिसीजन है ये अपोस्ट्रोफी लगाकर जेनिटिव केस बना दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट का रिलेट कर रहा है। पॉलिसी डिसीजन है जो नीतिगत फैसला है, पॉलिसी डिसीजन नीतिगत फैसला। टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना कह सकते हो या फिर देना कह सकते हो। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब है मंजूरी। टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा चलाना। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में। इज क्वेश्चनेबल, इज किसके लिए आ रहा है? इज यहाँ पे आ रहा है इस डिसीजन के लिए। ये जो डिसीजन है दिल्ली गवर्नमेंट का वो क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, इस पर प्रश्न उठना वाजिब है, ये कहना चाह रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी डिसीजन है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो नीतिगत फैसला है कि इसने मंजूरी दे दी है प्रोसिक्यूट करने की, मुकदमा चलाने की सभी केसेस में, ये जो डिसीजन है दिल्ली गवर्नमेंट का वो क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे प्रश्न उठना वाजिब है। आगे देखिए, द लॉ ऑन ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन imposes a duty on the government concerned to apply its mind to the facts of each case and render a decision based on its assessment whether prima facie a case has been made out. द लॉ ऑन ग्रांटिंग सेक्शन, जो कानून है, जो नियम है, किस पर? ऑन ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, कि अगर मुकदमा चलाने के लिए आप कोई मंजूरी देते हो तो उसके संदर्भ में जो लॉ है, इम्पोजेज अ ड्यूटी, वो इम्पोज का मतलब होता है थोपना, अ ड्यूटी एक कर्तव्य, ऑन इम्पोज के साथ में ऑन लगता है तो वो ड्यूटी यहाँ पे थोपता है उस सरकार पर जो कंसर्न्ड है। देखो, कंसर्न्ड के दो प्रकार के रोल हो सकते हैं। कंसर्न्ड किसी नाउन से पहले भी आ सकता है, कंसर्न्ड किसी नाउन के बाद में भी आ सकता है। अगर कंसर्न नाउन से पहले आता है तो इसका मतलब होता है चिंतित, अगर कंसर्न नाउन के बाद में आता है तो इसका मतलब होता है संबंधित। दोनों प्रकार की चीज़ें याद रखिएगा। कंसर्न नाउन से पहले आएगा तो इसका मतलब चिंतित है, कंसर्न नाउन के बाद में आएगा तो इसका मतलब संबंधित है। तो ये कह रहा है संबंधित, रिलेटेड। तो जो कानून है द लॉ, किसका कानून? ऑन ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, कि आप मुकदमे पर, कि मुकदमे के लिए मंजूरी देते हो तो उस पर जो कानून है वो संबंधित सरकार को यहाँ बाध्य करता है, उसको एक कर्तव्य बोध कराता है कि टू अप्लाई इट्स माइंड, कि सरकार जो है वो अपना माइंड यहाँ पे इस्तेमाल करे। ठीक है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे, सोचे विचारे। टू द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, किस पर दिमाग लगाए? हर एक केस के फैक्ट्स पर, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं वो खोजे, उस पर दिमाग लगाए। एंड रेंडर, रेंडर का मतलब प्रदान करना है, देना है। और डिसीजन दे, रेंडर अ डिसीजन, डिसीजन दे बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन ही लगता है प्रेपोजिशन। इट्स असेसमेंट, अपने मूल्यांकन के आधार पर निर्णय दे। असेसमेंट का मतलब इवैल्यूएशन कह सकते हो, ठीक है, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन कह सकते हो। वेदर, कि क्या, प्राइमा फेसी
प्रथम दृष्टया अ केस हैज़ बीन मेड आउट, कि क्या कोई केस बनाया गया है, क्या कोई केस ऐसा बनता है, ऐसा निर्णय खुद ले, अपने विवेक से ले, सोच समझ कर ले। तो देखो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें जो सीखी है इन 4-5 लाइंस में, वो एक तो सीखा है कि इम्पोज का मतलब थोपना होता है, इम्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है। एक हमने सीखा कि कंसर्न अगर नाउन के बाद आ रहा है तो इसे हम कहते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव है तो उसे कहा जाएगा पोस्ट पोज्ड। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उसे कहा जाएगा एट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो जब पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव के रूप में कंसर्न का प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है संबंधित। रेंडर जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रदान करना। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया। तो यहाँ तक क्या है कि जो कानून है, किस चीज़ को लेकर कानून, कि आप मुकदमे के लिए स्वीकृति प्रदान करते हो, तो ये जो कानून है वो कानून के लिए आ रहा है इम्पोज। तो यहाँ पे ये जो लो है वो सब्जेक्ट है और इसको देखकर वर्ब इम्पोजेस, क्योंकि लो यहाँ पे सिंगुलर है तो इम्पोजेस भी सिंगुलर है और ऑन लगता है इम्पोजेस में, तो आगे ऑन है। तो ये यहाँ पे एक ड्यूटी का बोध कराता है गवर्नमेंट को, वो जो संबंधित सरकार है उसको एक कर्तव्य बोध यहाँ पे करवाता है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हर एक केस के फैक्ट्स को देखें और डिसीजन जब दें तो अपने मूल्यांकन के आधार पर दें कि प्रथम दृष्टया कोई केस ऐसा बनाया गया है या केस ऐसा बनता है कि नहीं। आगे देखिए, द प्रोसेस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आप किसी पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हैं, ये जो प्रोसेस है कैन नॉट बी बेस्ड, ये हो गया है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्योंकि कैन है मॉडल, मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्रोसेस है वो बेस्ड नहीं हो सकता। मैंने कहा था बेस्ड के साथ ऑन लगेगा तो ये ऑन है। ऑन अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, देखो यू से पहले ए लग रखा है क्योंकि हम एक्चुअल में हिंदी साउंड देखकर लगाते हैं, हिंदी वाउल साउंड है यूनिफॉर्म, इस तरह लिख के देखोगे तो ये आ रहा है जो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार, इस कारण से ए है। हिंदी वाउल साउंड होता तो हम एन लगाते। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, पॉलिसी का मतलब नीति। तो ये प्रोसेस जो है वो मतलब आधारित नहीं हो सकता है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर, एक जैसी नीति पर। द आम आदमी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का नाम इसलिए द का प्रयोग है। रेजिम, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, सरकार, शासन। जस्टिफिकेशन, देखो सबसे पहले तो आप देखिए आम आदमी पार्टी जो शासन है, जो सरकार है, उसका जो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब किसी प्रोसेस को सही ठहराना, उसकी प्रक्रिया को जस्टिफिकेशन बोलते हो। तो इसमें जस्टिफाई जो इनके द्वारा किया गया है दैट इट क्लियर्ड द प्रोसिक्यूशन, ये बताया गया कि इसने, इट यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए है कि इसने मुकदमे के लिए क्लियरेंस दी, मंजूरी दी ऑफ फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन लीडर। किस पर मुकदमे की मंजूरी दी है? भूतपूर्व जेएनयू स्टूडेंट्स के जो यूनियन लीडर हैं, जेएनयू स्टूडेंट्स प्लूरल बन गया है और प्लूरल के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। जब प्लूरल हो, एस और यस ऑलरेडी दे रखा हो तो केवल अपोस्ट्रोफी आप पुट करते हैं। तो उनके जो यूनियन लीडर कन्हैया कुमार है और अदर्स और बाकी के लोग हैं ऑन चार्जेस ऑफ सिडिशन। चार्जेस क्या है इन पर? सिडिशन के, सिडिशन का मतलब राजद्रोह होता है। एंड कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश रचने को, षड्यंत्र रचने को बोलते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट अडॉप्ट्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, क्योंकि यह अपनाती है अ पॉलिसी, इट यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए है। अडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है, स्वीकार करना होता है। पॉलिसी का मतलब नीति, किस चीज़ की नीति? नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो हस्तक्षेप नहीं करती हैं। जुडिशियल मैटर्स, न्यायिक मामलों में, इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये जो दलील है, ये जस्टिफिकेशन है, वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाते हैं तो कम्प्लीटली यहाँ पे हुआ एडवर्ब। एक बार आप फिर से पढ़िए इसको। यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन था ना वो सब्जेक्ट था, तो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है उसका जस्टिफिकेशन है कि इसने जेएनयू स्टूडेंट्स के यूनियन लीडर कन्हैया कुमार और बाकी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी जो दी है, किस चार्जेस पर? राजद्रोह और साजिश रचने के आरोप पर इसलिए दी है क्योंकि ये नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं न्यायिक गतिविधियों में, न्यायिक कार्यों में। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो जस्टिफिकेशन वहाँ पे सब्जेक्ट था, इस कारण से इज का प्रयोग है। सुपीरियर कोर्ट्स मतलब उच्च न्यायालय, ठीक है। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
जो एपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ये है उच्च न्यायालय, हैव रिपीटेडली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब जोड़ देने को बोलते हैं। तो स्ट्रेस जब वर्ब के रूप में होता है तो उसका प्रिपरेशन लगता नहीं है। अगर स्ट्रेस नाउन के रूप में होता, इसका मतलब दबाव होता, तो फिर हम ऑन का प्रयोग कर सकते थे। तो ये कह रहा सुपीरियर कोर्ट्स उच्च न्यायालय, अब चूंकि कोर्ट्स प्लूरल है इस कारण से हैव है, रिपीटेडली बार बार में एडवर्ब है, स्ट्रेस्ड वर्ब है क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बार बार में सुपीरियर कोर्ट्स ने स्ट्रेस डाला है, मतलब एक दबाव डाला है, दैट गिविंग सैंक्शन इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। क्या डाला है कि गिविंग सैंक्शंस की मंजूरी देना जो है इज़ नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस, वो एक कोई मैकेनिकल या मशीनी प्रक्रिया नहीं है कि आपने आनन फानन में जिस प्रकार से कागजी कार्रवाई करते हैं, ठीक आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बिना सोचे समझे आपने कोई काम कर दिया, तो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, यांत्रिक गतिविधि नहीं है, बट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बल्कि वहाँ पर आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अब ये जो रिक्वायर्स आ रहा है वो आ रहा है गिविंग सैंक्शन के लिए। तो ये जेरेंड का काम कर रहा है, गिविंग यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है। जेरेंड जब सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, और इसके लिए आवश्यकता होती है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि आप दिमाग भी लगाएं, सोच समझकर निर्णय लें। तो यहाँ तक क्या दे रखा था, फिर से देख लीजिए कि सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने बार बार में इस बात पर जोर डाला है कि स्वीकृति देना जो है मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अब ये इज़ रिक्वायर्ड पैसिव वॉइस हो गया, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट से ये चाहा गया है, चाहा जाता है, टू डिसाइड, कि वो तय करे, वेदर देयर इज़ एनफ मटीरियल, मटीरियल नाउन है, एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, जब एडजेक्टिव के साथ एनफ का यूज़ करते हो तो एनफ वहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा होता है। तो जब ये एडवर्ब का काम करता है, मीन्स एडजेक्टिव के साथ आता है, तो एनफ लगता है एडजेक्टिव के बाद में। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, मीन्स नाउन के साथ आता है, तो नाउन से पहले इसका यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वायर्ड है टू डिसाइड, कि गवर्नमेंट डिसाइड करे वेदर देयर इज़ एनफ मटीरियल, कि क्या पर्याप्त रूप से उसके पास विषय वस्तु है, मटीरियल है, टू कंक्लूड, ये निर्णय लेने के लिए, ये समझने के लिए, दैट द स्पीच और स्लोगन्स हैड ए टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, कि जो भी स्पीच वहाँ पर दिए गए थे या स्लोगन्स जो भी नारे लगाए, नारे का स्लोगन्स का नारे होते हैं, हैड ए टेंडेंसी, क्या उसमें टेंडेंसी थी, क्या उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, कि वो स्पीच और स्लोगन इसलिए दिए गए थे कि वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे, अव्यवस्था क्रिएट करना चाहते थे, और कंटेंट या फिर उसमें निहित था, कंटेंट का मतलब समाहित होना, इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब उकसाना या भड़काना, टू वायलेंस, की या फिर हिंसा भड़काने की वहाँ पे प्रवृत्ति थी, ऐसा कुछ था क्या, ये डिसाइड करना है। तो गवर्नमेंट से ये चाहा गया है, चाहा जाता है कि वो डिसाइड करे कि क्या उनके पास एनफ मटीरियल है, क्या उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, ये निष्कर्ष निकालने के, ये कंक्लूड करने के कि जो भी भाषण नारे दिए गए थे उसमें पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करने की टेंडेंसी थी क्या, या फिर देखो वेदर दे रखा था इस कारण से और है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आगे सेंटेंस में और का प्रयोग होता है तो हमेशा आप कंजंक्शन के रूप में वेदर का प्रयोग करेंगे, कभी भी इफ़ नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और क्या उसमें वायलेंस को भड़काने की प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी क्या। द प्रायर सैंक्शन नॉर्म, प्रायर का मतलब पहले का, सैंक्शन का मतलब स्वीकृति देना, नॉर्म का मतलब नियम, इज़ अ वाइटल प्रोसीजरल सेफगार्ड। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, प्रोसीजरल का मतलब होता है जो भी मेथडोलॉजी आपने यूज़ की है, प्रोसीजर यूज़ की हैं वो, ये एडजेक्टिव बन रहा है क्योंकि एल से एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। सेफगार्ड का मतलब सुरक्षा, अगेंस्ट फ्रीवलस प्रोसिक्यूशन, किसके खिलाफ, फ्रीवलस का मतलब तुच्छ या महत्वहीन, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या फिर सीरियस विषय नहीं है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा। तो क्या बोलना चाह रहा है, द प्रायर सैंक्शन नॉर्म इज अ वाइटल प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रीवलस प्रोसिक्यूशन। तो कह रहा है द प्रायर सैंक्शन नॉर्म, तो जो पूर्व या प्राथमिक पहले से सैंक्शन नॉर्म जो है, जो भी आप स्वीकृति संबंधी कोई भी नियम है, वो एक महत्वपूर्ण कार्यवाही से पूर्ण एक सेफगार्ड है, किसके खिलाफ, फ्रीवलस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, कि प्रोसिक्यूशन ना करें या फिर तुच्छ या महत्वहीन आपने किसी मुकदमा लगा दिया है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है प्रायर सैंक्शन नॉर्म जो है, ठीक है। द सैंक्शन रिक्वायरमेंट हैज सीन क्रिटिसिज्म। अब ये सैंक्शन रिक्वायरमेंट, सैंक्शन का मतलब कोई भी मंजूरी आप देते हो मुकदमे की, उसकी जो आवश्यकता है, सैंक्शन रिक्वायरमेंट है, हैज सीन क्रिटिसिज्म, उसने आलोचना देखी है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट ने हैज सीन, यहाँ पे हैज इसको देखकर है, सीन क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्रिटिसिज्म का आलोचना, ओनली इन करप्शन केसेस, केवल भ्रष्टाचार के केसेस में। तो सैंक्शन रिक्वायरमेंट जो है
कि सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है, स्वीकृति मंजूरी की ज़रूरत है मुकदमा चलाने के लिए, उसमें मतलब आलोचना देखी है, वहाँ पे आलोचना झेलनी पड़ी है करप्शन केसेस में। कारण क्या है? एज द पावर कुड बी यूज टू शील्ड करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि हो सकता है कि पावर का इस्तेमाल किया गया हो। पावर कुड बी यूज्ड, क्योंकि सत्ता या पावर इस्तेमाल किया जा सकता है। टू शील्ड, शील्ड का मतलब बचाना, रक्षा करना। करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स, जो भ्रष्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, कोई भी नौकरशाह हैं, कोई भी अधिकारी वर्ग है, उसको बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सैंक्शन रिक्वायरमेंट जो है उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। फिर देखिए, हावेवर द सैंक्शन कंटम्पलेटेड बाई सेक्शन 196, फिर भी, हावेवर एक कंजंक्शन है, इसका मतलब फिर भी। द सैंक्शन कंटेम्पलेटेड, कंटम्पलेट का मतलब ध्यान में रखना, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मंजूरी की बात हम करते हैं इस धारा के तहत, ठीक है, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजरल जो धारा है, उसकी जो धारा है 196, उसके तहत जो भी सैंक्शन मंजूरी की बात हम करते हैं उसकी बात कर रहा है। हावेवर फिर भी द सैंक्शन कंटम्पलेटेड बाय सेक्शन 196 ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, तो कह रहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 196 जो धारा है उसके हिसाब से जो सैंक्शन है फॉर ऑफेंसेस, किसके लिए? उन अपराधों के लिए अगेंस्ट द स्टेट, कोई भी अपराध, कोई भी ऑफेंस जो स्टेट के खिलाफ हो, इन द इंडियन पेनल कोड, भारतीय आचार संहिता में, एज वेल एज कॉन्स्पिरेसी टू कमिट दैम, या फिर कोई षड्यंत्र रचता हो उनको कमिट करने के लिए, इज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। तो फिर देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बात की गई है। ये कहा गया है कि फिर भी जो सेक्शन 196 के तहत जो भी मंजूरी की बात आप करते हो, मुकदमे के लिए जो मंजूरी देने की बात करते हो, किसके लिए? कि आपने कोई राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ देश विरोधी एक्टिविटीज़ में आप शामिल हैं, इंडियन पेनल कोड के, भारतीय आचार संहिता के जो 196 धारा है उसके अकॉर्डिंग एक बात इसमें निहित है कि आपने कोई भी ऐसा अपराध किया जो देश विरोधी गतिविधि है, या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, या फिर आप कॉन्स्पिरेसी, आप षड्यंत्र रचते हो, देश विरोधी कोई भी क्रिया या जो अगेंस्ट स्टेट कोई भी काम करने को कमिट करने के लिए आप कॉन्स्पिरेसी रचते हो, तो इज डिफरेंट, वो अलग है। सच सैंक्शन इज ऑल्सो नीडेड फॉर सेक्शन 153A, ऐसा कोई भी अगर स्वीकृति है, सच सैंक्शन, ऐसी कोई स्वीकृति है, इज ऑल्सो नीडेड, वो उसके लिए आवश्यकता होती है फॉर सेक्शन 153A, ऐसा ही मंजूरी की जरूरत पड़ती है 153A में। 153A में क्या है कि प्रमोटिंग एनमिटी, देखो एनिमिटी इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग, क्योंकि एनिमी की स्पेलिंग बनती है ENEMY, लेकिन एनिमिटी में E हट जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें क्या आता है कि आप दुश्मनी भड़का रहे हो, प्रमोट कर रहे हो अलग अलग समुदायों में, अलग ग्रुप्स में। एंड सेक्शन 295A, और इस धारा के तहत क्या है? मलिशियस एक्ट्स, मलिशियस में दुर्भावना युक्त, दुर्भावना से पूर्ण, ये मलिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एक्ट्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है। एंड मलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, और मलिशियस एक्ट्स दुर्भावनापूर्ण जो कार्य हैं जिनका इरादा है टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, आउटरेज का मतलब यहाँ भड़काना है, धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से कोई दुर्भावना युक्त कोई कार्य किया गया है, वो आता है सेक्शन 295A में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसी ही मंजूरी की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है सेक्शन 153A के लिए और सेक्शन 295A में। द रीज़न इज दैट, अब कारण क्या है? कारण ये है कि पुलिस ऑफिसर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंस, कि कोई पुलिस ऑफिसर की जो समझ है किस चीज़ को लेकर, उस ऑफेंस को लेकर, जो भी अपराध हुआ है उसके प्रति समझ जो है, शुड बी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट स्क्रूटिनी। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, किसी चीज़ के अधीन आना। तो पुलिस ऑफिसर की जो अंडरस्टैंडिंग किसी भी ऑफेंस को लेकर, वो मतलब अधीन होनी चाहिए। शुड दे रखा सजेशन है, तो वो अधीन होनी चाहिए किसके? गवर्नमेंट के स्क्रूटिनी के। स्क्रूटिनी का मतलब होता है बड़े गहराई से जांच पड़ताल करना, तो गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी के अधीन होना चाहिए। सो दैट दीज प्रोविजंस आर नॉट अनलॉफुली यूज्ड अगेंस्ट फ्री स्पीच, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो भी नियम बताए गए हैं संविधान में, इनका प्रयोग अनलॉफुली का मतलब होता है गैरकानूनी ढंग से, यूज्ड, आर नॉट यूज्ड पैसिव वॉइस दे रखा है, अगेंस्ट फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब हो गया कि आप स्वतंत्र है भाषण देने के लिए, कोई भी बात बोलने के लिए, तो उसके खिलाफ यहाँ पे अनलॉफुली, गैरकानूनी तरीके से आप कोई अगर फ्री स्पीच देते हैं, आप कोई भी मतलब आप बात रखना चाहते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, तो उसका गलत तरीके से मतलब उसके खिलाफ गलत तरीके से कोई कानून का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। फिर से देखिएगा, तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों है?
ये जो ऊपर बताया ना, ये सब चीज़ें, इनकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पुलिस ऑफिसर की जो है ना, पुलिस ऑफिसर कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी अपराध हो रहा है अपने मनमाने तरीके से किसी ने दबाव डाल दिया, उस पर कार्रवाई कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग जो है उस अपराध को लेकर वो गवर्नमेंट की जांच पड़ताल के अधीन होनी चाहिए, कि जांच पड़ताल अच्छे से हो, ताकि इससे क्या होगा कि आप कोई व्यक्ति की जो आज़ादी है उसके खिलाफ कहीं आपने गलत तरीके से तो किसी कानून का इस्तेमाल नहीं कर लिया है, ये सामने आ जाएगा। आगे देखो, इन रिड्यूसिंग इट्स रोल टू ए पॉलिसी दैट ओनली द जुडिशरी कैन डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन ए डिससर्विस टू दोज चार्ज्ड विद द सीरियस ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A। इन रिड्यूसिंग प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग रहा है, तो अपना रोल रिड्यूस करके, अपना रोल कम करके, टू ए पॉलिसी, उस नीति तक ही, दैट एक बताया ना कि भी हमने क्यों किया, जस्टिफिकेशन दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ये कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा, हमें तो मंजूरी देनी थी, मंजूरी दे दी। तो ये जो एक अपना रोल रिड्यूस किया है, इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है, तो अपना रोल रिड्यूस करके उस पॉलिसी तक ही कि ओनली द जुडिशरी कैन डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स, की केवल न्यायपालिका ही, मेरिट्स का मतलब गुण होता है, वैसे विशेषताएं होता है कि केवल न्यायपालिका ही सबूतों के आधार पर तय कर सकता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपराधी है। तो इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट ने हैज़ डन ए डिससर्विस, सर्विस का मतलब सेवा होता है, डिससर्विस का मतलब उसका उल्टा हो गया है, तो इसने गलत किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे गलत किया है उनके प्रति, टू दोज, उनके प्रति यहाँ पे गलत किया है, चार्ज्ड विद द सीरियस ऑफेंस, वो लोग जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, विद द सीरियस ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A, किसके तहत? इस धारा के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। किसी के भी तहत, कोई भी सेक्शन के अधीन तो अंडर का प्रयोग करते हैं, और चार्ज्ड के साथ में प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। तो जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं 124A के तहत, मतलब सेडिशन का आरोप लगा है, उनके प्रति डिससर्विस यहाँ पे की है दिल्ली सरकार ने। मिस्टर कुमार एंड 9 others वर बुक्ड फॉर एलिजिडली सपोर्टिंग सेडिशियस स्लोगन्स रेज्ड ड्यूरिंग एन इवेंट एट JNU ऑन February 9, 2016। कन्हैया कुमार और 9 others, बाकी 9 लोग और हैं, वर बुक्ड, उनको सजा दी गई। बुक का मतलब पनिश करना, तो उनको यहाँ पे सजा दी गई थी फॉर एलिजिडली, तथाकथित रूप से, परपरटेडली भी एक वर्ड होता है, उसका मतलब भी यही है, एलिजिडली का मतलब भी यही है। अब एलिजिडली तब लगाते हैं जब आपके पास पक्के सबूत नहीं है, केवल आप सुनी सुनाई बात कह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं एलिजिडली, ठीक है। तो सपोर्टिंग का मतलब है कि वो समर्थन कर रहे थे, सिडिशियस का मतलब राजद्रोही, स्लोगन्स का मतलब नारे, रेज्ड, नारे लगाने के लिए रेज का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ब है ये आपको क्लोज टेस्ट में काम आ सकती है। कई बार ऐसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया जाए कि स्लोगन दे दिया जाए, ब्लैंक छोड़ दिया जाए, उससे पहले फिर रेज आएगा, ठीक है। तो सिडिशियस स्लोगन्स रेज्ड ड्यूरिंग एन इवेंट, तो जब नारे लग रहे थे एक इवेंट के दौरान, एट JNU, कहाँ पर? JNU में। कब की बात है? 9 फरवरी 2016 की। तो मिस्टर कन्हैया कुमार पर और 9 और लोग हैं, उनको यहाँ पे बुक किया गया, उनको यूँ कह सकते हो अरेस्ट किया गया, पनिश किया गया। किसके लिए? कि तथाकथित रूप से वो राजद्रोह पूर्ण जो नारे लग रहे थे एक JNU में इवेंट के दौरान 9 फरवरी 2016 को, उनका इन्होंने सपोर्ट किया था। इस कारण से द दिल्ली पुलिस फाइल्ड अ चार्जशीट इन जनवरी 2019। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दायर करी जनवरी 2019 में। अब देखो इन दोनों में फ़र्क देखिए आप, जब ऊपर डेट लिख रखी है तो उनका प्रयोग है, और यहाँ पे डेट नहीं, केवल मंथ है तो इनका प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। 2019 में, जनवरी 2019 में एक चार्जशीट फाइल की। देयर वॉज क्रिटिसिज्म फ्रॉम द रूलिंग BJP। अब देखो देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि आलोचना हुई थी किसके द्वारा? रूलिंग BJP, जो सत्ता में BJP है, BJP सरकार है, उसके द्वारा। दैट द आप गवर्नमेंट वॉज डिलेइंग द ग्रांट ऑफ सेक्शन। क्या यहाँ पे आरोप था कि आप गवर्नमेंट जो है वो देरी कर रही है द ग्रांट ऑफ सेंक्शन, कि ये मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में यहाँ पे देरी कर रही है आप गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था किसके द्वारा? BJP सरकार के द्वारा। देयर वॉज ए कोर्ट डेडलाइन। अब देखो क्या रखा है, देयर वॉज ए कोर्ट डेडलाइन, फिर से यहाँ पर देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, पहले वर्ब है उसका सब्जेक्ट है। एक कोर्ट डेडलाइन थी, कोर्ट के द्वारा डेडलाइन दी गई थी फॉर द रेजिम टू गिव इट्स डिसीजन। डेडलाइन मतलब एक निश्चित डेट दे दी गई कि भाई अपना किसको दी गई डेडलाइन? फॉर द रेजिम, सरकार को, सत्ता को, सिस्टम को, टू गिव इट्स डिसीजन, कि अपना निर्णय दे। हावेवर, इसका फिर भी, दिस डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था दैट इट वॉज आस्ड, कि सरकार से ये कहा गया हो। इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, आपके लिए है। वॉज आस्ड पैसिव वॉइस है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इससे ये कहा गया था कि टू अकॉर्ड सैंक्शन मैकेनिकली, कि आप मंजूरी दे दो मुकदमा चलाने की और मैकेनिकली दे दो, मतलब मशीनी एक यांत्रिक विधि से दे दो, बिना सोचे समझे आप मुकदमा चलवा दो इन पे, ऐसा नहीं था। आफ्टर वीडियो फुटेज परपरेटली शोइंग द स्टूडेंट्स रेजिंग एंटी इंडिया स्लोगन्स वॉज फाउंड टू बी डॉक्टर्ड। तो ये कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे आप, आफ्टर वीडियो फुटेज, यहाँ का पार्ट हटा के इसको जोड़ेंगे इससे। तो जब वीडियो फुटेज जो थे उसमें ये पाया गया कि वो वीडियो फुटेज को डॉक्टर किया गया। डॉक्टर देखो वैसे नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब चिकित्सक है, और डॉक्टर जब वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब छेड़छाड़ करना है। तो वीडियो फुटेज में ये पाया गया कि उस पर छेड़छाड़ की गई है। और बीच में देखो दे रखा परपरेटली शोइंग, परपरेटली मतलब तथाकथित रूप से, शोइंग ये दिखाया जा रहा था कि स्टूडेंट्स जो है एंटी इंडिया स्लोगन्स यहाँ पे रेज कर रहे थे, भारत विरोधी नारे वहाँ पे लगा रहे थे, है ना। और उस वीडियो फुटेज को ये पाया गया कि वो डॉक्टर किया गया था। वन वुड हैव थॉट, तो कोई भी व्यक्ति ये सोचता, वन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के लिए है, वो सोचता दैट एनसीटी गवर्नमेंट वुड बी वेरी ऑफ एंडोर्सिंग द पुलिस क्लेम। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, एनसीटी का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो वहाँ पे देखो दो सरकार हैं, एक तो केंद्र सरकार का वहाँ पे नियंत्रण रहता है, फिर राज्य सरकार जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, आप पार्टी है, उन दोनों की बात है। तो वन वुड हैव थॉट द एनसीटी गवर्नमेंट वुड बी वेरी ऑफ का मतलब सतर्क होना, सावधान होना। कोई भी सोचता कि एनसीटी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सतर्क होती ऑफ एंडर्सिंग द पुलिस क्लेम, कि पुलिस ने जो दावा किया है उसको सपोर्ट इन्होंने किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, फिर से देख लीजिए कि वीडियो फुटेज जिसमें तथाकथित रूप से कहा गया था कि स्टूडेंट जो हैं वो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, और वो मतलब पाया गया था कि उसको डॉक्टर किया गया था। तो वन वुड हैव थॉट, तो कोई व्यक्ति उस बारे में सोचता कि एनसीटी गवर्नमेंट जो है वो मतलब सतर्क होगी पुलिस क्लेम को एंडोर्स करने में, कम से कम मतलब वहाँ पे जो पुलिस ने दावा किया था उसको सपोर्ट करने में सावधानी बरतेगी, ये मतलब कोई व्यक्ति सोच सकता था। मोर ओवर, इससे अधिक, द डिसीजन गोज अगेंस्ट द इमर्जिंग बॉडी ऑफ ओपिनियन, ये जो निर्णय है गोज अगेंस्ट, वो जाता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इमर्जिंग बॉडी ऑफ ओपिनियन। इमर्जिंग का मतलब उभरती हुई, बॉडी ऑफ ओपिनियन दैट द सेडिशन प्रोविजन नीड्स टू बी रिविजिटेड। कि देखो एक प्रकार से राय निकल कर आ रही है, बॉडी ऑफ ओपिनियन मतलब यहाँ पे बार बार में एक प्रकार की राय निकल कर आ रही है कि द सेडिशन प्रोविजन की जो जिस पर भी आप राजद्रोह लगाते हो, सेडिशन चार्जेस लगाते हो, नीड्स टू बी रिविजिटेड, उस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है, उस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये उसके खिलाफ डिसीजन जाता है। इफ़ नॉट स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर, यदि आप उस सीडिशन वाले प्रोविज़न को पूरी तरीके से हटा नहीं देते हो, स्क्रैप का मतलब नलीफाई करना, हटा देना, तो पूरी तरीके से नहीं भी हटाते हो, चलो मान लीजिए, फिर भी उसको प्रोविज़न को रिविजिट करने की ज़रूरत है, तो ये उसके खिलाफ डिसीजन जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे निर्णय लिया है उन पर मुकदमा चलाने का, और वो भी मैकेनिकल तरीके से। तो ये इस प्रकार से कहा गया, द पॉलिटिकल नैरेटिव बिहाइंड द बिलेटेड ग्रांट ऑफ सैंक्शन में बी। अभी लेखक कह रहा है अपनी तरफ से कि पॉलिटिकल नैरेटिव, जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे है, जो ये देरी से, बिलेटेड आप देखते हो, लिखते हो कई बार फेसबुक पे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इस प्रकार से, तो ये देरी से जो ग्रांट ऑफ सैंक्शन है, स्वीकृति दी गई है मुकदमा चलाने की, उसके पीछे राजनीतिक जो नैरेटिव है, पूरी जो कहानी है वो ये हो सकती है, मे भी मतलब हो सकती है, दैट मिस्टर केजरीवाल एंड हिज पार्टी माइट नॉट वांट टू कंसीड द नेशनलिस्टिक स्पेस एंटायरली टू द बीजेपी। कंसीड का मतलब यहाँ पे यील्ड कह सकते हो, सरेंडर कह सकते हो, छोड़ देना, समर्पित कर देना, कि हो सकता है कि मिस्टर केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, माइट मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय जो स्पेस है, कई बार आपने देखा ना बीजेपी चुनाव लड़ती है, राष्ट्रवादी मुद्दों पर लड़ती है, तो ये जो पूरा स्पेस है बीजेपी अपने पास रखती है, इस मुद्दा बना के चुनाव लड़ती है। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी चाहते हैं कि राष्ट्रवादी जो ये नीतियां हैं या फिर राष्ट्रवादी मुद्दों चुनाव लड़ती है, पूरा स्पेस बीजेपी के पास ही ना रहे, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया। व्हाट इज ऑफ ग्रेटर कंसर्न, इससे बड़ी चिंता का विषय क्या है, इज दैट इट्स एक्शन में एंड अप लेजिटिमाइजिंग द imaginary construct that these students and their supporters constitute a टुकड़े gang bent on breaking up the country। bent on का मतलब होता है तुला हुआ होना, अत्यधिक प्रयास करना, और चूंकि bent on लगा रखा है तो इसलिए ing लगेगा ही। तो इससे भी ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि इट्स एक्शन, कि जो इसके एक्शन है, इसकी जो कार्यवाही है, मे एंड अप लेजिटिमाइजिंग द इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट। तो हो सकता है कि ये इसके एक्शन से, ये जो काम किया है, मंजूरी दी है मुकदमा चलाने की, ये शायद इस चीज़ को लेजिटिमाइज कर दे,
है ना, मे एंड अप लेजिटिमाइजिंग द इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट के जो काल्पनिक एक आपने बात कंस्ट्रक्ट की थी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं और उनके सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग इन्होंने बना रखी है और वो देश को तोड़ने पे तुली हुई है। ये जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत बात है उसको यहाँ पे हो सकता है कि लेजिटिमाइज कर दिया जाए, ये एक बिल्कुल सही मान लिया जाए। इस कार्यवाही से ऐसा हो सकता है कि जो काल्पनिक चीज़ें थी वो मटेरियलिस्टिक लगने लग जाएंगी, वो बिल्कुल लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसा है और ये जो गैंग है वो देश का टुकड़ा करना चाहती है। इस प्रकार से ये कहा गया लेखक के द्वारा। बात रही टोन की, तो देखो लेखक यहाँ पे कंसर्न्ड भी है क्योंकि कुछ गलत यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने किया है। साथ में यूँ कह सकते हो आप इसकी टोन, वैसे आपको ऑप्शन दिए जाएं तो यहाँ पे सुझावात्मक एक एडवाइस यहाँ पे दी गई है लेखक के द्वारा कि मैकेनिकल तौर पर सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। तो सजेस्टिव टोन आप कह सकते हो, सुझावात्मक एक यहाँ पे अपील की गई है लेखक के द्वारा। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में कौन से क्वेश्चन हैं।